ठीक है। तो हम देख रहे थे आमतौर पर लोग बोलते हैं राजनीति, तो राजनीति डिफरेंट, बहुत बृहद है, विशाल है। राजनीति जो विषय है, पॉलिटिकल साइंस है, वो बहुत विशाल है। उसके अधीन एक जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो है भारत की राज्य व्यवस्था। भारत की राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत की राज्य व्यवस्था। अब भारत की राज्य व्यवस्था को अगर आपने समझना है तो भारत को समझेंगे कि भारत क्या है, भारत क्या है। और भारत क्या है कविंद्र? भारत एक देश है। तो सवाल ये उठता है देश क्या है ना? सवाल तो उठता है देश क्या है। तो देश के लिए 4-5 मूलभूत चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग अति आवश्यक कंपोनेंट। पॉलिटी 0 से पढ़ना बिल्कुल ध्यान देना आप, इसके बाद शायद आपको रिवाइज करने का मौका मिलेगा, है ना। निश्चित भूभाग। उसके बाद आता है नागरिक, नागरिक। उसके बाद एक आता है सरकार। सरकार मतलब एक ऐसी व्यवस्था जो शासन चलाए, है ना। शासन नहीं चलेगा तो अफरा तफरी मच जाएगी, अराजकता मच जाएगी, कोई ना कोई तो होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगा। और चौथी चीज आती है संप्रभुता। शब्दों से सबको पता है, निश्चित भूभाग, नागरिक, सरकार और संप्रभुता। अगर आपने चारों चीजों को समझ लिया तो चारों चीजों के इतर भारत की राज्य व्यवस्था। और भारत की राज्य व्यवस्था को समझने के लिए आपको चाहिए संविधान। क्या चाहिए? संविधान। और संविधान अगर आप ये 4 चीजों को घूम लोगे, 4 चीजों के आस को समझ लोगे तो संविधान इन चारों चीजों के ही आसपास घूमता है। 4 से 5 भी चीज है ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, भाग 1 आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद क्या है? भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र, यही है ना। आर्टिकल 2 भाग 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता, ठीक है। अब नागरिकता के लिए क्या क्या आपको चाहिए? नागरिकों को मौलिक अधिकार चाहिए। भाग 3 नागरिकों के लिए प्लानिंग्स बनानी है, नीतियां बनानी है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 सरकार, क्या है? संघीय सरकार। भाग 6 राज्य की सरकार। अब उस सरकार की नीतियां हैं, काम खत्म हो गया, होगी पॉलिटी, संविधान। एक एक करके आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन 4 चीजों को अगर आप समझ लेते हो तो आप पॉलिटी को बिल्कुल ही इजीली समझ जाओगे, सब भारत की राज्य व्यवस्था को बिल्कुल ही इजीली समझ जाओगे, ठीक है। तो इन चारों चीजों को हम समझेंगे और इन चारों चीजों का निचोड़ है भारत के संविधान में। पर सवाल ये उठता है भारत का संविधान क्या है? संविधान क्या है? भारत के कोई भी, भारत का नहीं बोल रहा मैं, कोई भी संविधान क्या है? संविधान क्या है? कौन बताएगा? एक एक करके आराम से, जिसको पता वो बता। हाँ श्रद्धा। हाँ, किसी भी देश को चलाने के लिए जिन नियम और कानूनों की आवश्यकता। चल ठीक है, ठीक है। देश को चलाने के लिए नियम और कानून की आवश्यकता हो गई तो मैं बोलूँगा भाई बीजेपी का अपना संविधान है, कांग्रेस का अपने संविधान है। और बीजेपी का संविधान बोलता है कि 75 साल से उम्र के ज़्यादा के व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगी। तो वो क्या होगा फिर? वो संविधान डिफरेंट हो गया क्या? वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये सिर्फ देश पे नहीं होता, संविधान अपना हो सकता है, क्लासरूम का हो सकता है। किसी भी तंत्र को, सिस्टम को चलाने के लिए विधि सम्मत ब्यौरा, विधि सम्मत, सर्वसम्मति से। जैसे हम लोग बैठे 10-15 लोग, 20-50 लोग, हम चर्चा करके आपस में कुछ नियम बना लें और उन नियमों के अनुसार ही हमारी क्लास चले। जो उस नियम के अनुसार काम नहीं करेगा उसको हम कुछ ना कुछ पनिश करेंगे। संविधान सबकी विधि से, ठीक है। अब उस संविधान को आप देश का रख लो, उसको किसी राज्य का रख लो, उसको किसी पार्टी का रख लो, उसको किसी संस्था का रख लो। क्लियर है? सबकी सहमति से तैयार ब्यौरा। क्लियर है? संविधान, समझ गए? संविधान। अब संविधान आमतौर पर 2 प्रकार के हैं पूरे विश्व में, एक लिखित, एक है अलिखित। लिखित जो कि भारत है उसमें, और है यूएसए, और एक ब्रिटेन है जिसका संविधान अलिखित है। ये तो आपको पता होगा। भारत, इंडिया एंड यूएसए और ब्रिटेन का अलिखित है, ये सबको पता है। विश्व का सबसे पुराना संविधान है ब्रिटेन का, 1215 का। इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
सबसे पुराना लिखित संविधान है यूएसए का। किसका है? यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान है दुनिया का यूएसए का। ठीक है, तो एक थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड देखा। अब वापस चलते हैं, क्योंकि आपको संविधान अगर समझना है तो संविधान किसी भी चीज को समझने के लिए आपको उसके मूल से, उसके जड़ से जाना पड़ेगा। जड़, पेड़ समझना, पेड़ किसका उससे मतलब नहीं है। पेड़ किसका होगा? जो उसमें पहले बीज डाला होगा, उसी बीज से तो अंकुर निकला, उसी अंकुर से पौधा बना, उसी पौधे से पेड़ बना, उसी पेड़ से वृक्ष बनेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? जड़। जड़ किसकी थी? तो जड़ देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा संविधान का ऐतिहासिक विकास। ऐतिहासिक विकास संविधान का ऐतिहासिक विकास। जैसे एक पेड़ बढ़ता है, जैसे हम बढ़ते हैं, हम भी अपने जीवन काल में 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। पहले हम शिशु होते हैं, शिशु के बाद किशोर, बाल, बच्चे होते हैं, बाल अवस्था, शिशु अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, और उसके बाद युवा अवस्था, और उसके बाद प्रौढ़, और उसके बाद वृद्ध, और उसके बाद जय सिया राम, है ना। तो ऐसे ही भारत के संविधान भी, जो आज हमें दिख रहा है 395 अनुच्छेद, और न सिर्फ 395 अनुच्छेद, बल्कि उन अनुच्छेदों में अगर हम संविधान संशोधन एडिशनल एक एक करके जोड़ते तो 104 और जोड़ सकते थे। कितने हो गए थे? 599 हो गए थे ना। इतने आर्टिकल्स बन चुके होते जो आज संविधान हम देख रहे हैं। उस संविधान का ऐतिहासिक विकास शुरू हो जाता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। सबको पता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, चूँकि हम पॉलिटी में, हिस्ट्री में पढ़ रखे हैं तो इस पर ज़्यादा विचार नहीं करेंगे। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है और माना जाता है कि भारत में संविधान निर्माण प्रक्रिया यहीं से शुरू हो गई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। आपको पता है ये ऑर्डर आया था ब्रिटेन की संसद के द्वारा कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। ये हम हिस्ट्री में देख चुके, जिन्होंने नहीं किया तो वो हिस्ट्री में देखेंगे। उसके बाद आप देखोगे 1773 के बाद 1781 में एक एक्ट आता है। उसके बाद आ जाता है 1784 में, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है 1786 में, ये कुछ नहीं है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को बनाने के लिए, गवर्नर जनरल बनाने के लिए आता है। इन पर विचार नहीं कर रहे हैं हम, अभी स्किप करते जा रहे हैं, बस रफली बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि आ जाएगा 1793 में। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 73 से लेकर 93 तक 20 साल हो गए। जो 1773 में एक्ट आया था उसमें ये प्रावधान था एक कि कंपनी का शासन 20 साल के लिए बढ़ाया जाए। 20 साल के बाद हम दोबारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी को भारत में शासन चलाना चाहिए या नहीं। तो ये 20 साल हो गए थे, इसलिए दोबारा आ गया। फिर आप यहाँ से देखोगे तो 1793 के बाद आ जाता है 1813। इसमें 2-3 प्रमुख प्रावधान थे, जैसे भारत में शिक्षा के लिए, विकास के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था, है ना। पहली बार भारत में अंग्रेजी भाषा के प्रचार के लिए मिशनरियों को परमिशन, अलग अलग चीज़ें थी। हम उस पर नहीं जा रहे, बस टच करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लंबा चैप्टर हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है 1833 का, 1833 का एक्ट आता है। इस 1833 के एक्ट में ही जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ से शुरू हो जाता है 1854 का। 54 के बाद में आ जाता है 1858 का। और क्यों आता है? क्योंकि इस समय भारत के इतिहास में एक क्रांति हो गई थी, आंदोलन हो गया था, और उस आंदोलन के द्वारा अंग्रेजों की सत्ता हिल गई थी, उनकी जड़ें हिल गई थी। तो अंग्रेजों ने सोचा यार क्या कुछ ऐसा करें कि फिर से हम पकड़ कर लें। ये आया था 1858 में। इसमें प्रमुख प्रावधान क्या थे? जो गवर्नर जनरल था वो समाप्त हो गया था। वायसराय नाम का व्यक्ति के नया पद सृजन हो गया था, जिसका नाम था वायसराय। नया नहीं था, उसको कन्वर्ट कर दिया था। जो नया पद था वो था भारत सचिव। भारत सचिव। अब भारत में 2 प्रकार के, अब देखो आप, यहीं से ही कार्यपालिका और विधायिका का निर्माण शुरू हो रहा है। वायसराय का काम था भारत में कार्यपालिका का काम संभालना, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वायसराय के पास थी, लेजिस्लेटिव पावर सचिव के पास थी। वो सीधा का सीधा ब्रिटेन की संसद का एक सदस्य होता था, पूरी रिपोर्ट्स भेजता था। ये हम संवैधानिक इतिहास में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप देखोगे 1861
इसमें आपने सुना होगा कि कुछ भारत के लोगों को शामिल किया गया था, क्लियर है। उसके बाद में आप देखोगे 1892 अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत भारत में हो गई थी 1892 में। उसके बाद आ जाओगे तो 1909, यहाँ से सांप्रदायिकता का जन्म हो गया था भारत में। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, और उसके बाद में 1935 ठीक है, 1935 भारत शासन अधिनियम। इस भारत शासन अधिनियम का भारत के संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। टोटल इसमें 321 आर्टिकल्स थे, जिनमें से लगभग 225 आर्टिकल भारत ने अपने संविधान में ले चुके हैं। आप देखोगे कि जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो यहाँ से है। आप देखोगे भारत के संविधान में जो अधिशेष जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ वो यहीं से ली हैं। उस समय अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय के पास थी, अभी हो गई संसद के पास, क्लियर है। 1935, उसके बाद आता है 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, जहाँ से हमारा एक कैबिनेट मिशन में ही प्रावधान बनता है कि संविधान सभा का गठन हो, संविधान सभा हो, और अंतिम में आ जाता है 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये कुछ नहीं था, भारत को स्वतंत्रता देने के लिए था। तो ये भारत का संविधान विकास है। एकदम से संविधान नहीं बना। आमतौर पर हम बोल देते हैं भारत का संविधान बना 2 साल 11 महीने 18 दिन, नहीं। भारत का संवैधानिक विकास 1773 से शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि वहीं से सिस्टम को चलाने के लिए ऑर्डर्स आने शुरू हो गए थे। भारत में शासन कैसे चलेगा वो ऑर्डर्स दे रही थी ब्रिटेन की संसद, नियम बनने शुरू हो गए थे। ये इसका संवैधानिक विकास है। अब जब 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, फिर भारत में संविधान सभा का गठन होता है और फिर संविधान सभा बैठती है और संविधान बनाती है, तो वो पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है उसको देखती समझती, उसके बाद भारत में संविधान का विकास शुरू होता है। कुछ एक तथ्य वो देख लेंगे हम कि भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग M.N. रॉय के द्वारा भारत में संविधान सभा की मांग की गई थी, और ये की गई थी 1934 में। हाँ, 1934 में मांग की गई थी संविधान सभा की कि भारत में संविधान होगा, और संविधान के बाद संविधान को बनाने के लिए एक सभा का गठन होगा। वो सभा कैसी होगी, क्या होगी, M.N. रॉय ने मांग कर दी थी। उसके बाद कांग्रेस ने, फिर फैजपुर अधिवेशन हुआ था, पढ़ा होगा आपने, है ना। मैं व्हाइट बोर्ड का यूज कम से कम करूँगा क्योंकि हमें पूरी क्लास को 2-3 घंटे में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो कम करूँगा, बस सुनते जाना आप कहानी की तरह, और जहाँ जिसको डाउट होता है पूछ लेना, जहाँ जिसको नींद आती है खड़े हो जाना। इतनी चीज़ें हैं, जहाँ जिसको समझ में नहीं आना स्टॉप करके गाड़ी रोक देना, ठीक है। 1935 में जो कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने मांग की थी कि भारत में संविधान होना चाहिए, और उस संविधान को बनाने के लिए भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा उसका बैकग्राउंड था। उसके बाद में 1938 में नेहरू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वयस्क मताधिकार की बात की थी। किसकी? वयस्क मताधिकार की बात नेहरू ने की थी। उसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटेन सरकार ने सैद्धांतिक रूप से नेहरू की बात को स्वीकार कर लिया था, सैद्धांतिक रूप से, समझ रहे नहीं। 1940 में पहली बार सैद्धांतिक रूप से नेहरू की बात को स्वीकार किया था ब्रिटेन ने, ठीक है। कब, किस में किया था? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव सबको पता है कि जब वर्ल्ड वार चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उस समय अंग्रेजों की हालत ख़राब थी, तो एक प्रस्ताव लेकर के आए थे वो। अगस्त का महीना था तो उसका नाम दे दिया अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड थोड़ा सा हम देख के चल रहे हैं कि नेहरू प्रेस के प्रस्ताव को कब मांग दी थी? अगस्त प्रस्ताव में मांग दे दी गई थी। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, और क्रिप्स मिशन जो भारत में आया था वो माना नहीं, खास तौर से मुस्लिम लीग ने सबसे ज़्यादा उसका विरोध किया था क्रिप्स मिशन का 1942 में। आगे देखते हैं संविधान सभा का गठन। चूँकि आपको पता रखा है मैंने कि 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिनको लिखना मत अभी कोई भी, क्योंकि आप लिखने के चक्कर में भूल जाओगे। मैं बने बनाए PDF दे दूँगा, आज पूरी PDF की अजय कॉपी करके दे दूँगा। बहुत मेहनत से बनी है, एक एक शब्द को पढ़ के हमने बनाया है। बस इनको आप अच्छे ढंग से पढ़ लोगे तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी।